lecture 9, the course of estimation of signal and systems. So we'll start from unbiasedness of estimators. Previously, we had covered these topics, which include the maximum likelihood, then map and least squares, minimum mean square error estimator. All these estimators we have covered. Now in this lecture we are going to cover the unbiased. We are going to see and check the measure of quality for unbiasedness and variance for different estimators. So let's get started with the biasness. So what is an unbiased estimator, or how do you compute the bias? So for a non-random parameter, an estimator is said to be unbiased if the expectation of the estimate is equal to the true value x naught, and the expectation here is over the estimate, and uh, we already saw that. What are the non-Bayesian case? What are the estimators for the non-Bayesian case? They are the maximum likelihood and least square estimator. So next, for the Bayesian case, the unbiasedness property can be written as this thing. So in this case, since we know that we are given the prior of the parameter to be estimated, in this case x, so that's why it's going to be the estimated value of x in this case. So जनरली हम डिफाइन करते हैं अपने जो भी आपके पास एस्टिमेशन एरर है, उसे हम कहते हैं जो रेजिडुअल है या एस्टिमेशन एरर है, दैट इज इक्वल टू और ट्रू वैल्यू माइनस द एस्टिमेट. ठीक है जी. अब आपके पास जो अनबायसनेस की डेफिनेशन है इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इट इज के आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रेजिडुअल शुड बी इक्वल टू 0. x tilde, expected value of x tilde should be equal to 0. ठीक है जी. अब ये जनरल डेफिनेशन आपके पास है. अब देखते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैप एस्टिमेटर का अनबायसनेस की, क्या ये बायस्ड एस्टिमेटर्स हैं या नहीं है. सो केस एक कंसिडर करते हैं विद पैरामीटर आपने एस्टिमेट करना है x और ट्रू वैल्यू है उसकी x नॉट. मेजरमेंट आपके पास एक ही सिंगल है और दैट मेजरमेंट इज इक्वल टू z प्लस x, z इक्वल्स x प्लस ओमेगा. इसका मतलब क्या होगा जी कि आपके पास जो एस्टिमेट, हमने पहले भी ये चीज देखी थी कि एस्टिमेट है जो x ml का, वो तो आपके पास आ गया. ठीक है जी, z के इक्वल. ठीक है. सो हमने बायसनेस देखनी है इसकी, तो बायसनेस के लिए हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे उसके उसके जो भी आपके पास एस्टिमेट है, और अगर वो ट्रू वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो विल से इट इज अनबायस्ड, अदरवाइज विल से इट इज बायस्ड. सो इस केस में आपके पास क्या है जी, जो एस्टिमेट है x ml दैट इज इक्वल टू z, एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू इन दिस केस x नॉट प्लस w. ठीक है. अब एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है. अब x नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, x नॉट ही होगी डेफिनेटली. व्हाट अबाउट द रैंडम वेरिएबल w, दैट इज द नॉइज. इसकी एक एक्सपेक्टेड वैल्यू वी नो दैट इट इज 0. ठीक है. वाइट गॉसियन नॉइज, एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज. तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 है, तो आपके पास मीन क्या आया इसके एस्टिमेटर की, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेटर की, वो क्या है, इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. सो दिस मींस आपके पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है दैट इज नॉट बायस्ड, सो दैट मींस दैट इज अनबायस्ड. ठीक है जी. अब देखते हैं मैप एस्टिमेटर के लिए. सो मैक्सिमम एफ प्रायर का, यू नो दैट
एक्स का हम अगर मैप निकालना चाहें, ठीक है, which is also let's assume is a Gaussian random variable with prior mean x बार, ठीक है, ये जो उसकी p of x आपको गिवन होता है जो pdf है, ठीक है, प्रायर जो इंफॉर्मेशन है, ये चीज इसका जो मीन, ये गॉसियन पीडीएफ है, इसका मीन आपके पास x बार है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और ये इंडिपेंडेंट होगा आपके पास नॉइज से, नॉइज है w। सो ऑलरेडी हमने ये चीज की हुई है, ठीक है, वी सॉ दिस इन while we were trying to derive the estimate of a map, और सो ये आप वहां से देख सकते हैं कि आपके पास जो एस्टिमेटर है मैप का वो इस चीज के इक्वल आता है। अब इसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है ताकि हम देख सकें कि क्या ये ट्रू वैल्यू के इक्वल आती है या नहीं आती। तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है मैप की, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक्स बार अगेन मीन है, वी नो द मीन, ये क्या प्रायर का मीन है, मीन ऑलरेडी एक कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसकी एक्सपेक्टेड ये वैल्यू खुद ही होगी, तो एक्स बार का एक्सपेक्टेड तो एक्स बार ही आ गया। सो जी आपके पास किस चीज के इक्वल है, एक्स प्लस डब्ल्यू के इक्वल, तो यहाँ पे इसमें डेफिनेटली इसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी। सो एक्सपेक्टेशन वाइज अगर हम देखें तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। सो ये चीज आपके पास किस चीज की इक्वल आ गई, दैन दिस इज इक्वल टू द, एक्चुअली ये सारी चीज आपके पास आ गई एक्स बार के इक्वल, और दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस एक्स। अच्छा जी, अब दिस मीन्स कि आपके पास मैप जो एस्टिमेटर है इट इज आल्सो अनबाइस्ड, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और मैप इन दिस केस आर बोथ आर अनबाइस्ड। अब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर देखते हैं जब आपके पास दो पैरामीटर्स हों एस्टिमेट करने के लिए। सो हमें पता है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड में आप क्या करते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है आपके पास विद अननोन पैरामीटर्स एक्स एंड सिग्मा, दो चीजें अननोन है इन दिस केस। सो इन दिस केस, अच्छा हम ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम ये है कि आपने एक तो एस्टिमेट करना है अननोन मीन एक्स, एक तो एक्स एस्टिमेट करना है, और दूसरा आपने एस्टिमेट करनी है जो दूसरी चीज है दैट इज वेरिएंस, ठीक है, ये दूसरा पैरामीटर है। सो इसलिए ये दो पैरामीटर्स हो गए और इसमें हम इनके लिए एमएल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर डिजाइन करेंगे। सो जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनेगा इन दोनों पैरामीटर्स के लिए वो तो सेम ही बनेगा, ये आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, ठीक है, ये सारी इक्वेशन। अब आपने पैरामीटर अगर फाइंड आउट करना है एक्स, तो हम क्या करते हैं, इसे मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करने के लिए हम इसे डेरिवेट करके इक्वेट कर देते हैं जीरो के इक्वल। सो अगर आपने x के लिए मैक्सिमाइज करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x इसे डेरिवेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और अगर आपने सिग्मा के लिए एस्टिमेटर यानी वेरिएंस के लिए एस्टिमेटर करना तो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू आप वेरिएंस इसे एवेल्युएट करेंगे, ठीक है, डेरिवेट इस चीज को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंस करेंगे, ठीक है जी, जो अननोन आपके पास वेरिएंस आ रही है। सो दिस मीन्स के ये आपके पास चीज आ जाएगी, ठीक है, जब आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस लाइक्लीहुड फंक्शन को डेरिवेट किया तो यू विल गेट दिस थिंग, उसके लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को, ठीक है, इट शुड बी अंडरस्टूड ना, लॉग लाइक्लीहुड एंड लाइक्लीहुड
इस टर्म में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीज लिखी आ जाए इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं है, दैट इम्प्लाइज कि इसका लॉग लिया हुआ है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। सो आपके पास जो लॉग लाइक्लीहुड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो इस चीज के इक्वल आ गया, और लॉग लाइक्लीहुड विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा वो आपके पास इस चीज के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इनका सोल्यूशन कैसे होगा इन दो इक्वेशंस का? सो इजी है, इक्वल टू जीरो आपने पुट किया हुआ ऑलरेडी, ऐसे एवेलुएट करना है और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सो अब आपके पास जो एक्स एम एल आएगा यहाँ से, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सो जो आपके पास एक्स एम एल आएगा दैट इज इक्वल टू, you can get it from equation 2.4.2-5, ठीक है, ये आपके पास XML आएगा। so you can plug it in here। so XML हमने पहले भी कंप्यूट किया था, हमें पता है कि that is equal to 1/k summation of all the measurements from 1 to k, that is the mean value of the measurements। so the next thing is, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। अच्छा तो ये जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड आपके पास यहाँ से एस्टिमेट है, ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं टू कंप्यूट द एस्टिमेट फॉर सिग्मा, तो ये आप बड़े आराम से, अभी आपको मैंने इक्वेशन बताई है 2.4.2-5 में हमने डिराइव किया हुआ, ठीक है। ये क्या है, ये एवरेज है सिंपल आपकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं फ्रॉम 1 to k, ठीक है, जी बार के इक्वल है। सो then again you can evaluate this, and जो आपके पास सैंपल, अच्छा ये जो आपके पास एस्टिमेट है, ठीक है जी, जो आपके पास आएगा यहाँ से, इसे हम कहते हैं जी सैंपल वेरिएंस, ठीक है। ये एस्टिमेट आएगा आपके पास एक्चुअली, दिस इज द एस्टिमेट, दिस इज नोन एज सैंपल वेरिएंस, ठीक है। जब आप वेरिएंस कंप्यूट कर रहे हैं यूजिंग मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और दो पैरामीटर्स बेसिकली कंप्यूट कर रहे थे, एक मीन था और दूसरा इसका वेरिएंस था, पैरामीटर का मीन और वेरिएंस। सो वेरिएंस के केस में से हम क्या कहते हैं जी, सैंपल वेरिएंस एस्टिमेटर, और इसमें सैंपल मीन की टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी। सो सैंपल मीन आपके पास क्या है, जो इसका सैंपल मीन इज दिस थिंग, ठीक है, इसका जो भी एस्टिमेट है, तो इसका एस्टिमेट एक्चुअली क्या है, ये चीज है, ये अभी हम बात भी कर रहे थे, ठीक है जी, ये चीज है, ये आपके पास एस्टिमेट है, XML आ गया यहाँ पे, ये आप पीछे इक्वेशन जो मैंने आपको बताई है वहां से देख भी सकते हैं। सो सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे आता है, क्यों आता है, क्या वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू कंप्यूट द फाइनल वैल्यू। यहाँ से हम कैसे, यहाँ पे आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल साइंस नहीं है इसमें, आपने सिर्फ क्या करना है, इस चीज़ को इक्वेट करना है, इक्वल टू जीरो पुट किया हुआ, सॉल्व करना है फॉर सिग्मा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी कि सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस ये जो अभी हमने कंप्यूट किए हैं, इनके लिए बायस क्या है, इनकी बायस क्या, ये बायस होंगे या नहीं। सो पहली चीज आपके पास आ जाती है यहाँ पे सैंपल मीन, ठीक है जी। सैंपल मीन हमें पता है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये इक्वल का निशान है आपके पास, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग जो आपके पास सैंपल मीन आया, ठीक है, ये चीज सैंपल मीन है। सो आपने अगर इसकी बायसनेस चेक करनी है तो आप क्या करते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। एक्सपेक्टेशन इसकी किस चीज की इक्वल आएगी, डेफिनेटली दैट विल बी इक्वल टू एक्स नॉट और द ट्रू वैल्यू, ठीक है, ऑलरेडी नोन। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं जी, हम सैंपल
सो इस चीज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो आपके पास सैंपल मीन है वो आपके पास सैंपल मीन इज अनबाइस्ड। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि प्रूव वेदर सैंपल मीन इज अनबाइस्ड और नॉट, सो यू कैन यूज दीज स्टेटमेंट्स। और देन आते हैं हम सैंपल वेरिएंस की तरफ, देखते हैं कि बायस्ड है या नहीं है। सो सैंपल वेरिएंस के केस में आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सैंपल वेरिएंस की, जो भी अभी आपने पिछली स्लाइड पे एस्टिमेटर जो एस्टिमेट था सिग्मा एम एल जो था मैक्सिमम लाइक्लीहुड सैंपल वेरिएंस, उसकी जो भी इक्वेशन है वो ये इक्वेशन है, डेफिनेटली इसका आपने क्या कर लिया, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले ली बायसनेस इसकी चेक करने के लिए। 1/k इज अ कांस्टेंट, हम इसे बाहर ले आते हैं, एक्सपेक्टेशन जो ऑपरेटर है अंदर चला जाता है। वी नो के एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो ये जो आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर और समेशन ऑपरेटर है ये भी आपके पास इंटरचेंज हो गए। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास क्या आया, सो ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा अच्छी तरह से एलिब्रेट किया हुआ है, सो लेट्स सी दिस थिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, सो आपके पास जो ये हम निकालना चाह रहे हैं, मीन निकालना चाह रहे हैं सैंपल वेरिएंस का। ठीक है, सो सैंपल वेरिएंस का हमें पता है कि सिग्मा एम एल जो एस्टिमेट होता है दैट इज इक्वल टू ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये स्क्वायर टर्म। सो इसका हम बायसनेस देखना चाह रहे हैं, बायसनेस। तो इस टर्म में ऐसा करें कि हमें पता है z किस चीज के इक्वल होता है जी, x प्लस डब्ल्यू के, तो x प्लस डब्ल्यू पुट कर लें इन दिस फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे जब आप z की वैल्यू x प्लस डब्ल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी, ये वाली चीज बन जाएगी। अगर मैं सिर्फ इस चीज की बात करूँ जो ब्रैकेट के अंदर है, सो पहली जो टर्म है z, इसकी जगह ये चीज आ जाएगी x प्लस डब्ल्यू, और दूसरी ये वाली जो टर्म है ये, इसकी जगह आपके पास टर्म आ जाएगी ये। समेशन x पे क्यों नहीं आई, इसलिए कि x ऑलरेडी एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस सेम थिंग। सो ये x और आपके पास ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बाकी जो बचा दैट इज दिस थिंग w माइनस दिस थिंग व्हिच इज दिस सेकंड टर्म। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब थोड़ा सा चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उन्हें कुछ ऐसा लेके आते हैं ताकि उनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा बहुत अ, अपनी मर्जी के मुताबिक उनके साथ कुछ चीज़ें कर सकें। ठीक है, सो पहली चीज़ ये है कि आप ये के यहाँ से ये जो के है इस इक्वेशन में इसे 1/k को ये कॉमन लेके बाहर ले जाएं। तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, सो 1/k का स्क्वायर इज 1/k स्क्वायर, तो 1/k स्क्वायर हम यहाँ पे कॉमन ले आए। सो इसकी वजह से ये चीज़ हमारे पास के डब्ल्यू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये समेशन वाली, इसे एक काम करें डब्ल्यू जे कॉमन ले लें यहाँ से, डब्ल्यू आई समेशन फ्रॉम 1 to k, डब्ल्यू जे भी डेफिनेटली यहीं पे कोई टर्म होगी, तो हमने डब्ल्यू जे कॉमन ले ली, ये लिख ली माइनस डब्ल्यू जे। तो माइनस डब्ल्यू जे और माइनस दिस थिंग, ये दोनों जब आपस में ऐड अप होंगी तो तब आपके पास ये वाली टर्म ये समेशन वाली बनेगी सारी। अनटिल देन आपने ये समेशन के नीचे i इक्वल्स 1 to k लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ इज नॉट इक्वल टू जे। सो जे टर्म क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से इन दोनों टर्म्स से डब्ल्यू जे कॉमन लेके और ये आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट के माइनस वन, बाकी टर्म वैसे ही है जैसी होनी चाहिए। इसका स्क्वायर है, सो स्क्वायर ले लें इसका स्क्वायर। जब आपने लिया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। और साथ ऐसा करें कि आप इसकी ये जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है ये भी अंदर लें। सो पहला जो एक्सपेक्टेशन आएगा वो इस चीज के ऊपर आएगा, नॉइस के, नॉइस का जो एक्सपेक्टेड नॉइस, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर दैट इज द वेरिएंस ऑफ
दिस नॉइज, ठीक है ना। सो k माइनस वन स्क्वेयर इज अ कांस्टेंट टर्म, उसका एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर से कुछ खास फर्क, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ this noise squared is actually its variance which is equal to sigma naught square, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया sigma naught square into this term. Then यहाँ पे आपके पास आया ओमेगा, सॉरी दिस नॉइज, अगेन यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जो है यहाँ पे इधर समेशन से अंदर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सिग्मा। बट ये जो समेशन ऑपरेटर है, अब इसमें वैल्यूज 1 से k तक हैं एक्सेप्ट i इक्वल टू j के, ठीक है, यानी एक वैल्यू कम है। सो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इसका तो वेरिएंस आ जाएगी आपके पास सिग्मा नॉट स्क्वायर ही। सो इस समेशन की वजह से यहाँ पे एक वैल्यू कम है, ऐसे हम k माइनस वन लिख देंगे, ठीक है जी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे जो टर्म्स हैं, इसमें सिंपली अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आप देखें नॉइज है जो आपके पास, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर जब यहाँ पे आएगा तो आपके पास ये टर्म जीरो हो जाएगी। सो ये चीज आपके पास होगी खत्म, ठीक है जी, जीरो होगी। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास ये वन बाई के, अभी हम समेशन ऑपरेटर यहाँ से, तो यहाँ से ये जो समेशन ऑपरेटर है ये अभी हमने इसे इग्नोर कर दिया था फॉर सम टाइम, हम इस एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को एवेलुएट कर रहे थे। सो अब आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर से हमें पता है ये चीज़ आ गई, और बाहर जो बचा हुआ दैट इज वन बाई के क्यूब, और समेशन फ्रॉम j इक्वल्स 1 to k। सो पुटिंग द वैल्यूज बैक यू गेट दिस टर्म। अब this summing of these terms from 1 to k, summing up these terms from 1 to k is equivalent to, क्योंकि constants हैं, so is equivalent to multiplying with a k, ठीक है। so यहाँ पे आपके पास k है, इधर k क्यूब है, k 1 by k स्क्वायर रह गया ये टर्म, और अंदर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करें, स्क्वायर स्क्वायर खोलें, तो यू विल सी कि आपके पास ये टर्म आ जाती है। तो यहाँ से आप क्या करें जी, k कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बाई के बच जाएगा, k बच गया, और ऊपर क्या बचेगा, k माइनस वन। तो आपके पास जो टर्म आ जाएगी दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, k माइनस वन बाई के इंटू सिग्मा नॉट स्क्वेयर। अच्छा, अब एक आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक है जी, और एक आपके पास टर्म, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज बायस्ड है, ठीक है, डेफिनेटली ये चीज बायस्ड है। आपके पास टर्म क्या बन गई है, के माइनस वन बाय के इंटू सिग्मा नॉट स्क्वेयर, वेयर इसका जो एस्टिमेट होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए था सिग्मा नॉट स्क्वेयर। अगर ये सिर्फ सिग्मा नॉट स्क्वेयर के इक्वल आता तो देन आप कहते जी ठीक है, ये जो आपके पास एस्टिमेट है ये बायस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ दिस टर्म, दिस स्पेसिफिक टर्म, आपके पास बायसनेस आ रही है। अब ये डिपेंड कर रहा होगा के की वैल्यू पे भी, के जितना ऑब्वियसली बड़ा होगा ये फर्क आपके पास खत्म होता जाएगा, बिकॉज के माइनस वन डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो एज के अप्रोचेज इंफिनिटी इन दिस फार्मूला, तो आपके पास के माइनस वन बाई के इज गोइंग टू बी इक्वल टू वन, ठीक है, दैट इज के माइनस वन, subtracting 1 from a very big value won't have any effect, so k minus 1 will be approximately equal to k। so in that case आपके पास क्या होगा, ये एस्टिमेटेड अनबायस्ड होगा, बट जनरली अगर आपके पास सिंपली स्पीकिंग अगर आपके पास एक रीजनेबली लार्ज नंबर है, बेशक अप्रोच इंफिनिटी को नहीं कर रहा, मे बी मिलियन और समथिंग, मे बी लेस देन दैट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन। सो इन दैट केस आपके पास ये k माइनस वन डिवाइडेड बाई k इज नॉट गोइंग टू मेक मच डिफरेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं डालेगा, जो बायस होगी वो बड़ी कम होगी। सो और k जब इंफिनिटी को अप्रोच करेगा दैट इम्प्लाइज कि इसकी बायस जीरो हो जाएगी। बट ये आपके पास, सो जो वेरियंस, जो आपके पास सैंपल वेरियंस एस्टिमेटर था वो क्या, दैट इज इक्वल टू दिस थिंग,
ठीक है जी, जो टॉप पे इक्वेशन लिखी है एस्टिमेशन के अंदर अंदर जो लिखी है, एस्टिमेट एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर के अंदर अंदर जो लिखी है स्क्वायर वाली टर्म, सो ऑन। सो जनरली इस इक्वेशन में ये जो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है, इसमें अगर यहाँ पे 1/k की जगह 1/k-1 होता, ठीक है जी, सो 1/k-1 होता तो चीजें क्या होती हैं, चीजें बड़ी स्मूथ आउट होती हैं और k-1 डिवाइडेड बाई k ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे k-1 होता इंस्टेड ऑफ k, तो ये वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाती। सो आपके पास जो अल्टीमेट आंसर आना था सिग्मा स्क्वायर आना था, विच वुड हैव बीन अनबायस्ड एस्टीमेट। ठीक है जी। सो वो कहता है कि एक ज़्यादा जो आप ये कर सकते हैं, अभी जो मैंने बात की कि वो जो वहाँ पे सैम्पल वेरिएंस का एस्टिमेटर था, वहाँ पे 1/k था, उसकी जगह आप 1/k-1 कर लें। ठीक है, सो बट ऑब्वियसली ये ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन के आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जब बायस आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें टर्म आ रही है k-1/k, और जैसे हमने पहले बात की k अगर बहुत एक अच्छी रीजनेबल वैल्यू हो, बड़ी वैल्यू हो, तो आपके पास k-1 और k में इतना डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। ओके, सो आगे देखते हैं जी। अब जैसे हमने बायसनेस निकाली, आपके सामने थी बायसनेस कैसे आप निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन निकाल रहे होते हैं आप, उसके जो एस्टिमेट है उसकी। तो सिमिलरली आपने जब एस्टिमेटर वेरिएंस निकालनी है तो आप क्या कर रहे होंगे, एस्टिमेटर की वेरिएंस जो इसकी एक्सपेक्टेड सॉरी जो एस्टिमेटर की आउटपुट है उसे देख रहे होंगे कि उसकी वेरिएंस क्या आ रही है। सो कौन सा अच्छा एस्टिमेटर होगा, अच्छा एस्टिमेटर वो होगा जिसकी वेरिएंस कम आ रही होगी। अगर सेम प्रॉब्लम के लिए हम कंपेयर कर रहे हो दो एस्टिमेटर्स को, अच्छा परफॉर्मर वो होगा जिसकी जो वेरिएंस है वो कम आ रही होगी उसकी आउटपुट उसके एस्टिमेट में। सो नॉन बेसियन केस में आपका जो वेरिएंस होगी आपके एस्टिमेट में, ठीक है, वेरिएंस इन योर एस्टिमेट दैट इज इक्वल टू वेरिएंस का फार्मूला एंड यू नो, ठीक है, ये चीज आ गई। सो x hat आपके पास is the estimate and this is the expected value of your estimate x hat। ठीक है जी, where expected value of x hat is your uh, अगर अगर आपके पास एस्टिमेटर अनबायस्ड है, प्रॉब्लम ऐसा है, सो अगर आपके पास एस्टिमेटर अनबायस्ड है तो ये जो चीज होगी, ये जो टर्म आ रही है यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू x hat ऑफ z, ये आपके पास ट्रू वैल्यू ऑफ x के इक्वल होगी। ठीक है जी, तो देन आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे फर्स्ट ये फॉर्म ले लेगा इसकी टू की। ठीक है जी, और अगर ये एस्टिमेटेड बायस्ड है, ठीक है जी, तो देन आप कहेंगे जी कि मीन स्क्वायर एरर जो है आपके पास, जो आपके पास मीन स्क्वायर एरर आ रहा है, दैट इज एक्चुअली दिस थिंग। ठीक है, इट इज इक्वल टू द वेरिएंस एंड इट इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, जो मीन स्क्वायर एरर है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग। मीन स्क्वायर एरर क्या है, सिंपली आपके पास एरर है, जैसे आप स्क्वायर कर रहे हैं और मीन ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज मीन स्क्वायर एरर, इट इज इक्वल टू वेरिएंस इन सिनेरियो वेयर द एस्टिमेटर इज बायस्ड। ठीक है जी, अच्छा अब पहले जाते हैं बेसियन केस की तरफ। सो आगे हम जनरली मीन स्क्वायर एरर की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सो बेसियन केस की तरफ जाते हैं, तो अभी हमने देखा है जो मीन स्क्वायर एरर है, rather मीन स्क्वायर एरर जो होगा वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, अनकंडीशनल जो मीन है, और यहाँ पे जो एवरेजिंग है वो डेफिनेटली जॉइंट पीडीएफ
जो भी आपकी मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से बनी उनसे, और जो रैंडम पैरामीटर एस एक्स है, बेसिन केस में हमें प्रार भी नोन होगी तो रैंडम पैरामीटर एक्स रैंडम पैरामीटर हो जाएगा। तो उस रैंडम पैरामीटर के केस में आपके पास ये चीज होगी, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होगी इस फॉर्मूला में, उसकी बात हो रही है। अच्छा, अब एक और चीज है जिसे हम कहते हैं स्मूथिंग प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू smoothing property, you can write this thing as this, ठीक है जी। ये smoothing property basically क्या कहती है, वो कहती है जी, अगर आपके पास एक्सपेक्टेशन है और यहाँ पे एक और एक्सपेक्टेशन है ऑफ x, sorry this is x given y, ठीक है जी। this thing is equal to expectation of x, this thing is equal to expectation of x, or you can see the proof of this thing in the section 1.4.12, ठीक है। बुक सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, लिंक मैंने आपको MS टीम से भेज दिया था। सो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप एक असाइनमेंट भी देखेंगे, ठीक है, विच विल बी रिगार्डिंग द प्रूफ ऑफ दिस स्मूथिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन की स्मूथिंग प्रॉपर्टी ये चीज़ है आपके पास, और यू कैन फाइंड दिस थिंग इन सेक्शन 1.4.12 द प्रूफ ऑफ दिस थिंग, ठीक है जी। और दिस हैज बीन इंक्लूडेड एज एन असाइनमेंट, सो but I have mentioned it at the end of the lecture, so you don't need to note it down now. So expectation, so आपके पास जो mean square error है that is equal to this thing, ठीक है। where ये जो आपके पास चीज है यहाँ पे, ये क्या है, ये कंडीशनल मीन स्क्वायर एरर है, कंडीशनड ऑन द मेजरमेंट्स, सेट ऑफ मेजरमेंट्स z डिनोटेड बाय z, ठीक है। सो अगेन जो आपके पास मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर है, उसके लिए जो कंडीशनल MSE है, कंडीशनल मीन स्क्वायर एरर है, दैट इज गिवन बाय दिस थिंग, एंड व्हिच इज एक्चुअली द ये दोबारा आपने क्या किया, दोबारा आपने स्मूथिंग प्रॉपर्टी यूज की, क्या। सो यहाँ पे ये यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस के दिमाग, which is equal to the variance of x given g, and again this is known as, this thing is known as conditional variance, ठीक है। ये कंडीशनल वेरिएंस आपके पास ये इक्वेशन से आ गई। अब अगेन जो आपके पास एक्सपेक्टेशन है इन दिस इक्वेशन, ये जो भी रिसेंटली हमने ये वाली की है, ये इसमें जो एक्सपेक्टेशन है ये किस रेस्पेक्ट से होगी, डेफिनेटली ये जो कंडीशनल पीडीएफ है इसकी रेस्पेक्ट से होगी। एक्स गिवन जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। सो अगर आप इसे एवरेज कर लें ओवर जी, दैट विल मीन you will be able to eliminate this conditional thing, ठीक है, ये जो यहाँ पे, so you will get this term, ठीक है। ये आपके पास अनकंडीशनल मीन स्क्वायर एरर आ गया एस्टिमेट का, ठीक है। अब आपका जो मीन स्क्वायर एरर है, इट इज नॉट कंडीशन, प्रीवियसली वो कंडीशन था यहाँ पे जी पे, अब यहाँ पे देखें तो वो कंडीशन नहीं है, क्यों, आपने एवरेजिंग कर ली ओवर जी, ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज स्क्वायर्ड एरर होगा ओवर ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन जी, कैपिटल जी, ठीक है जी। सो आपके पास जो जनरल डेफिनेशन आ गई, ये बात हम कर रहे हैं वेरिएंस एंड मीन स्क्वायर एरर ऑफ एन एस्टिमेटर की बात कर रहे हैं। तो जनरल जो डेफिनेशन आ गई वो क्या आ गई, आपके पास जो रेजिड्यू होता है वो इक्वल होता है इस चीज के, ठीक है, x माइनस एक्स हैट वेयर x इज द ट्रू पैरामीटर। तो देन
फॉर दिस अगेंस्ट दिस रेजिड्यू आपके पास क्या चीज है कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है स्क्वायर ऑफ एस्टिमेशन एरर की, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एस्टिमेशन एरर की, और वो क्या चीज है, इट इज द एस्टिमेटर्स वेरिएंस या उसकी मीन स्क्वायर एरर, ठीक है। अगर आपके पास ये जो एक्सपेक्टेशन होगी इस रेजिड्यू की, दिस इज इक्वल टू द वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर, अगर आपके पास जो एस्टिमेटर है वो अनबायस्ड है और एक्स नॉन रैंडम है, एक्स नॉन रैंडम किस केस में होगा, ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एंड लीस्ट स्क्वायर्स के केस में। और सेकंड चीज है मीन स्क्वायर एरर के इक्वल होगी ये एक्सपेक्टेशन ऑफ योर रेजिड्यू, ठीक है, योर एरर in all cases that is going to be equal to mean square error of x hat. तो डेफिनेटली ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये आपने लेनी होगी अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन दैट वी हैड ऑन द प्रीवियस पेज रिगार्डिंग द स्मूथिंग थिंग एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, जो स्क्वायर रूट होगा आपके पास वेरिएंस का, यू नो हाउ स्टैंडर्ड डेविएशन, यू नो द variance are related, so the square root of variance will be equal to this thing, ठीक है, square root of variance or the estimator or the mean square error of the estimator, it's the same thing, और it is known as a standard error in case of अगर आप square root लें mean square error का, और अगर आप in terms of variance बात करें तो हमें पता है standard deviation होती है, ठीक है, और ये लिंक्ड होगी with your standard deviation of the estimation error। अच्छा, नेक्स्ट मजे की चीज आ रही है, और ये आपने एक काम करना है, ठीक है जी, ये काम करना है। अच्छा, नहीं, अभी नहीं, मे बी आफ्टर, सो यहाँ पे ये जो अभी मैंने हाईलाइट की थी, ये वो बात हुई 3 सिग्मा 2 सिग्मा और 1 सिग्मा वाली कर रहा था, नथिंग न्यू, वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है जी। अच्छा, अब बात अब करते हैं कि कंपेयर करते हैं वेरिएसेस मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैप एस्टिमेटर की, ठीक है, इन दो एस्टिमेटर्स की ये चीज कंपेयर करते हैं। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड और मैप एस्टिमेटर, हमें पता है कि जो वेरिएंस है मैक्सिमम लाइक्लीहुड की वो आपके पास इस चीज की इक्वल होगी, दैट इज गोइंग टू बी दिस थिंग, और वी नो दैट z minus x square is your what, since z is equal to x plus x naught plus z is equal to x naught plus w the noise, ठीक है, सो x naught उधर ले जाए तो z minus x naught is equal to noise, नॉइज का आपके पास वेरिएंस आपको ऑलरेडी पता है सिग्मा स्क्वायर है, सो इट्स रियली इजी फॉर मैक्सिमम लाइक्लीहुड। मैप के लिए क्या है, मैप के लिए आपके पास आपने वो भी जो हमने एक रिसेंट वो चीज देखी थी, इस केस में एक्स नॉट क्योंकि आपको उसकी प्रायर गिवन होगी, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट थिंग, सो इस केस में आपके पास जो एस्टिमेट आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस थिंग, ठीक है, जो वैल्यूज आपने एक्स मैप की पुट की, तो एक्स मैप हमने कंप्यूट किया था आई गेस 2.3.2-8, अगर आप देखें, हमने लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में शायद ये चीज देखी थी, तो हमें पता है कि एक्स मैप इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, दिस थिंग, दिस माइनस आपके पास जो टर्म आ गई दैट इज एक्स, ठीक है। सो here in the book he has made certain calculations and magically appears as equation 2.6.2, definitely ये यहाँ पे जो ये दो स्टेप्स हैं इसके दरम्यान कुछ ऐसी चीजें हैं, सपोजिशंस हैं, और it is not easily derivable, but we can have a way around and we can come to this specific expression, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि हम एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली हुआ यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इट, और यू वॉन्ट बी एबल टू गेट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, ठीक है, पेज पे देखते हैं। सो
हमें पता है कि हमारा जो मीन स्क्वायर एरर है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर एरर इसकी बात करते हैं, ठीक है जी। सो definitely which in this case, the case of map, it is going to be equal to the variance, sorry, it is going to be the expected value of the estimation error as well, ठीक। so now आप एक काम करेंगे, काम ये करेंगे, ये जो आपके पास मीन स्क्वायर एरर की यहाँ पे पास एक्सप्रेशन आ रही है, यहाँ पे ये जो एक्सपेक्टेशन के अंदर आपके पास ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़, यहाँ पे आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें दिस थिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट, ठीक है। ये अगर नहीं करेंगे तो आगे बहुत सारी कैलकुलेशन में इशू आएगा, सो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बी आउट फॉर इट, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अस अ सिंपल एंड इजी सॉल्यूशन दिस सपोजिशन, ठीक है, इट्स स्टैंडर्ड। सो आप करते क्या है, उसके बाद इस टर्म को और इस टर्म को आप कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज योर लेट्स से ए एंड दिस इज योर बी, और इक्वेशन क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो आपने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया आपके पास रूट है, ठीक है। अब जी नेक्स्ट क्या चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे अगर देखें, सो हमने नेक्स्ट जब इस जगह पे गए, हमें एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर, you know sum of expectations is equal to expectation of sums, so हमने क्या किया, ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसकी एक्सपेक्टेशन ले ली, ये यहाँ इसके लिए आ गई। उसके बाद हमने क्या किया जी, जो सेकंड टर्म है उसकी एक्सपेक्टेशन ले ली, ठीक है, ये 2 के साथ मल्टी, और देन थर्ड टर्म की भी एक्सपेक्टेशन ले ली, जो आपकी ये वाली टर्म है उसकी भी एक्सपेक्टेशन ले ली। सो अच्छा, अब जो आपके पास ये जो चीज़ है, इससे हमें ये पता लगता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एस्टिमेट एक्स हैट इज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट, ठीक है। जो आपके पास जब ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा, दो दफ़ा एक्सपेक्टेशन आप एक्स हैट की ले रहे होंगे, तो वो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट ही आएगी, ठीक है। सो और जब ये एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर इस पे आएगा तो यू विल गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट, ये आपके पास ये आ गई। सो दोनों क्योंकि सेम क्वांटिटीज हैं, सब्ट्रैक्शन दोनों की इक्वल टू 0 पे हो जाएगी। और जो आपके पास सेकंड टर्म है, ये क्या होगा जी, ये कांस्टेंट होगा। सो क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट कांस्टेंट होगा डेफिनेटली, और expected value of this thing, it is going to be a constant, rather it is a constant, this thing, ठीक है। So if it is a constant, expected value of x hat minus x is a constant, so if this is a constant तो हमें expectation, इसलिए हमने क्या किया, इसे एज अ कांस्टेंट ट्रीट करके हम वो जो एक्सपेक्टेशन थी इन दोनों टर्म्स के लिए वो हम अंदर लेके आए, ठीक है। Expectation of a into b is equal to expectation of A into expectation of B only if A and B are independent, ठीक है। So in this case we haven't, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, जब आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं दो वेरिएबल्स लेट से A into B, A और मल्टीप्लाइड बाय B, तो कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है ओनली देन यू कैन राइट दिस थिंग एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A इनटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ B, ठीक है जी। सो यहाँ पे जब हमने ये जो टर्म थी 2ab वाली, ये वाली टर्म, तो यहाँ पे इसी तरह दो टर्म्स आ रही थी, लेकिन हमने एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को ऐसे यूज़ किया। यूज़ करने का जो हम इसमें ये नहीं कहना चाह रहे कि ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दूसरी वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, रदर हम ये कह रहे हैं कि यार एक वैल्यू कांस्टेंट है। सो अगर यहाँ पे ये चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो कांस्टेंट तो आपका एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर है उससे बाहर आ जाएगा, तो ये तो आपके पास सिंपली एक एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रह जाएगी। सो हम ये सिनेरियो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि दिस थिंग इज एक्चुअली एक्सपेक्टेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू बी एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू 0, 0 into b will be equal to 0,
ठीक है। तो ये जो 2 वाली टर्म है ये सारी ये जीरो हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास एक ये टर्म बच जाएगी, एक ये टर्म बच जाएगी। सो दिस टर्म एंड दिस टर्म। ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि जो आपके पास वेरिएंस है वो किस चीज के इक्वल होती है। जनरल उसका फार्मूला देखें, जो भी आप चीज आपका पैरामीटर है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर एंड होल स्क्वायर ऑफ इट। ठीक है जी। तो आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ रही है ये चीज, इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हैट माइनस expected value of x hat squared bracket close. So this means ये आपके पास क्या आ रही है यहाँ से, ये आपके पास आ रही है वेरिएंस। ठीक है, ये जो टर्म है दिस इज योर वेरिएंस, दिस टर्म। ठीक है, ये आपके पास वेरिएंस आ रही है। ठीक है जी, और आई गेस इट्स रॉन्ग पेन। सो ये आपके पास आ रही है वेरिएंस, और ये जो आपके पास ये वाली टर्म है, ठीक है, ये टर्म। सो दिस इज द वेरिएंस। और अगर इसे गौर से देखें तो ये क्या है, आप क्या कर रहे हैं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू की एस्टिमेट के एक्सपेक्टेड वैल्यू से ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आपको 22 देगा। तो बेसिकली ये क्या है, ये 22 का स्क्वायर है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो योर मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस दिस 22। ठीक है जी, ये अंडरस्टूड। नाउ हमें पता है कि वेरिएंस जो है मैप की, अब हम मैप पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जनरल एक डेरिवेशन थी। यहाँ पे आप मैप के लिए भी स्टार्ट से रख सकते हैं सेपरेट। तो आपके पास जो मैप, और ये अगर देखेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक देखी थी 2.6.1-10 इक्वेशन, अगर बुक में देखें सेम पेज पे होगी इसी वाले में। तो ये जो चीज़, ये जो आपके पास, सॉरी ये नहीं, अदर ये वाली जो चीज़ आ रही है ये आपको वो इक्वेशन ही प्रूव कर रही होगी। सो एनी आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी उस इक्वेशन, जो आपके पास पेज 105 पे 2.6.1-10 इक्वेशन है, उसे अगर देखें और इस कंपेयर करें इस स्पेसिफिक इक्वेशन के साथ, यू विल नो कि क्या हो रहा है। सो मीन स्क्वायर एरर इज इक्वल टू वेरिएंस प्लस बायस। ठीक है, बायस स्क्वायर्ड। यू नो द वेरिएंस इन दिस केस, वेरिएंस आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, वेरिएंस इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, this term is actually uh, let me also this, ये जो डिनोमिनेटर में ये टर्म सिग्मा नॉट है। ठीक है, ये सिग्मा नॉट स्क्वायर होगा और ये सिग्मा स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अगेन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी भी है। सो वेरिएंस जो एक्स मैप है उसके लिए ये चीज़ आ गई। ठीक है, ये आपके पास वेरिएंस आ गई एक्स मैप की। और दूसरी इसमें जो बात है वो ये है कि हमने बात की थी कि अगर आपके पास एक्स जो एस्टिमेटर वन बायस्ड है और नॉन रैंडम पैरामीटर के लिए है, दो चीजें हैं। अगर अनबायस्ड भी है और दोनों के लिए होता है अलग चीज है, लेकिन अनबायस्ड है तो देन आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी रेजिड्यू की, दैट विल बी इक्वल टू द वेरिएंस। ठीक है, इन दिस केस दिस इज द केस। सो वी आर अज्यूमिंग कि आपके पास अनबायस्ड केस है, सो ये बायस का जो स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ये आपके पास जीरो हो जाएगा। सो दिस थिंग इज जीरो। So now we have, what we have is this thing, variance of the estimator is equal to this thing, this specific term। ठीक है, these terms जो हमने ऑलरेडी लिखा भी हुआ पहले। ठीक है जी, पहले इक्वेशन थी जब हम मैप डिराइव कर रहे थे उसमें जीटा वाली टर्म हुई थी। ठीक है, उसकी जो वेरिएंस थी दैट वाज इक्वल टू दिस थिंग। सो नाउ एक चीज देखें, आपके पास जो मैक्सिमम लाइकलीहुड था एस्टिमेटर, मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर की वेरिएंस आ रही थी सिग्मा स्क्वायर। मैप की जो कोवेरियंस आ रही है वो आ रही है सिग्मा नॉट स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस थिंग।
सो डेफिनेटली ये वाली जो टर्म होगी मैप के लिए जो हमने डिराइव किया ये छोटी होगी एज कंपेयर टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड का जो वेरिएंस आया उससे। दिस प्रूव्स कि जो मैप है इट इज गोइंग टू परफॉर्म वेल एज कंपेयर टू, बिकॉज अगर किसी चीज की आपके एस्टिमेट में वेरिएंस कम होने का मतलब है कि उसकी जो एरर होगी, मीन स्क्वायर एरर है, वो कम है। ठीक है, so mean square error is less in case of map as compared to maximum likelihood। ठीक है जी, और दिस इज ऑब्वियस, आपके पास मैप में प्रायर इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो प्रायर इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली दैट्स बिग एडवांटेज। ठीक है, सो बेजियन अप्रोच विंस इन दिस केस। ठीक है जी, so we were comparing variances of ML and map estimator. Now we know that map estimator has a lower variance when compared to ML। ठीक, अच्छा, अब अगली एक चीज है ये वेरिएंस है सैंपल मीन और सैंपल वेरिएंस की। वो जो एस्टिमेटर हमने निकाले थे सैंपल वेरिएंस और सैंपल मीन, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसे प्रूव करना है। ठीक है, और देन ये बुक में आपको पेज मिलेगा, पेज नंबर है जो बुक मैंने जिसका को शेयर की है सॉफ्ट फॉर्म में, उसका जो पेज है दैट इज 106। ठीक है जी, आपने ये सारा प्रूफ करना है, ये टॉपिक सैंपल मीन की वेरिएंस और सैंपल वेरिएंस की वेरिएंस निकालनी है इन दोनों एस्टिमेटर्स की। ठीक है जी, और देन उससे आगे एक एप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ है, ये उसका पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, तो यू नीड टू डू दिस। उसके आगे एक एप्लीकेशन है आपके पास, ये जो अभी हमने सैंपल वेरिएंस की है इसके केस की। ठीक है, सो आप लोगों ने ये करना है कि ये चीज़ खुद करनी है, समझनी है। ठीक है, ये समझ लें कि क्या चीज़ है। बुक पेज नंबर 107 है। ठीक है जी, आसान सी एग्जांपल है। वो कहना ये चाह रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने चाहिए होंगे, वो जो के है वो कितना चाहिए होगा हमें, अगर हमें सैंपल वेरिएंस विद इन 10% ऑफ द ट्रू वैल्यू चाहिए विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 95%, यानी वो जो 10% है वो उसमें 2 सिग्मा इज कवर्ड विद दैट 10%। ठीक है जी, तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल शेबल चार्ट सारा जो भी देखना चाहें। ठीक है, और यू नो द फार्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। ठीक है, तो ओके जी, बेस्ट ऑफ लक with this thing। These are the these questions are included in असाइनमेंट नंबर 2। ठीक है, एक आपको मैंने बता दिया था कि स्मूथिंग आपने प्रॉपर्टी एक्सपेक्टेशन की प्रूव करनी है, दूसरी है डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस एंड फाइंड आउट इफ दे आर बायस्ड, ये हमने इसी लेक्चर में किया भी है। ठीक है, और तीसरा है कि आपने डिराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस। ठीक है जी, बुक में कुछ इसकी डिटेल्स मिसिंग है, तो आपने जो डेरिवेशन करनी है अपनी, उसमें ये थर्ड केस में आपने क्या करना है, उसे थोड़ा डिटेल्ड करना है। सो दिस क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व इन द बुक। ठीक है, तो आपको मैंने टॉपिक पेज बता दिया, ये मैंने आपको खुद कराया। ठीक है, आपने दोबारा करना है इन डिटेल। ये जो तीसरी चीज़ है ये मैंने आपको नहीं कराई, बट मिलती जुलती चीज़ हमने की, तो ये आपने करना, और एटलीस्ट मिलती जुलती चीज़ें की हैं। और देन यू नो कि वो आपके पास जो एप्लीकेशन है पेज 10, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है पेज 107 है बुक का, उसमें जो अभी हमने जस्ट ये पिछली स्लाइड की बात है, एप्लीकेशन जहाँ पे की। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन है ये आपने सॉल्व करनी है, समझनी है। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद
uh, start with maybe the camera rollover mount. So the application in this case is for the number of samples needed to estimate a variance with a given accuracy. ठीक है जी, देख लीजिएगा आगे भी जितनी है, आगे हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह with some other topic, and we will end this chapter inshallah in the next lecture. Okay जी, Allah Hafiz.